हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने सीटेट के लिए ईवीएस की सीरीज़ चलाई है एनसीईआरटी। फर्स्ट टू फिफ्थ तक की जो एनसीईआरटी आती है उसके लिए तो हम स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कर चुके हैं फोर्थ क्लास के। थर्ड क्लास का इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें है भी नहीं कुछ ऐसा। तो अब हमने 1 2 3 चैप्टर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके सीटेट की वीडियो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं जिसका नाम है अमृता की कहानी। तो हम इसमें सारी चीज़ें नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से पेपर में आता है हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। पर हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहने वाली थी। यानी जो खेजड़ी गांव है वो कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, उनके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो या तो स्टेट पूछ लेगा तो राजस्थान, अगर स्टेट में भी स्पेशली पूछ ले कि कौन सी जगह पे पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? जोधपुर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, एक ही बात इसमें यह है कि वहाँ के जो गांव वाले थे वो बहुत मानते थे पेड़ पौधों पशुओं को। उनका कहना क्या था? अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ के लोगों का मानना था कि जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं वो हमारे बिना तो रह सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनके बिना रह सकें। पेड़ पौधों के बिना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, खेजड़ी के बारे में। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आएगा ही आएगा प्रश्न कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान के जोधपुर में। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। तो कैसे इलाके में पाया जाता है? रेगिस्तानी में, इसलिए ही राजस्थान में मिलता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। कॉमन सेंस की बात है, रेगिस्तानी में जगहों पे पाया जाता है तो वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ये ऐसे ही इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इतना अच्छा पेड़ होता है ये। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। इसका मतलब है ये पेड़ जो है ऑलराउंडर है, मतलब इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। पत्ती से लेके इसके फल से लेके छाल से लेके, मतलब हर चीज़ किसी न किसी चीज़ में काम आती है। और वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग इसको पूजते हैं। अगला इसमें क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसमें देखो, ये जो है ना, ये भी पढ़ना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यहीं से ही पैडागोजी के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे ईवीएस के। 15 नंबर, जहाँ 15 नंबर की हमारी ये फैक्चुअल आएगा। ठीक है, वहीं पे मतलब 15 16 ऐसे हो सकता है, कम ज़्यादा 1 2, बट इतना फिक्स होता है। और 15 की पैडागोजी आती है। तो जो पैडागोजी होती है ना, वो भी यहीं से ही दे देते हैं। अध्यापक के लिए देखो, बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे कि पक्षियों में जो कमी हो रही है, इसको बच्चों को आपको बताना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? डिस्कशन करना उनके साथ, या फिर उस पर लेक्चर देना, उस पर मूवी दिखाना, ऐसे करके आ जाता है। तो देखो, कीड़े मकोड़ों की जानकारी के बारे में प्रेरित करना है बच्चों को। पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। तो कौन सा सही हो जाएगा? डिस्कशन, चर्चा करवाना, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगला है, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अगला देखो 5 चैप्टर है जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ से भी प्रश्न आता है मधुमक्खियों से ज़रूर। ठीक है,
बाकी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे गाँव वाले, हाँ जी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको दिख रही होगी। हाँ, देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। अब ये जो चीज़ है ना, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये फैक्चुअल है, यहाँ से फैक्चुअल एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि कौन से फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, या फिर कौन से फूल उनको अच्छे लगते हैं, तो लीची के। यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच का टाइम। ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन ठीक है। 3-4 कथन दे दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा ठीक है। तो प्रश्न कैसे भी बने, आएगा ही यहीं से ही। तो इस चीज़ को आराम से याद रखना कि लीची के पेड़ मधुमक्खियों को लुभाते हैं, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, क्योंकि अंडे देती हैं इस टाइम। ठीक है, तो सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के बीच का। अब अगला देखते हैं। मेन ही हमको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है हमको। हाँ जी, ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है और लिखना है, और बार बार उसको फिर रिवाइज करना है। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, ये तो नहीं है मैंने। हाँ, देखो, एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपये को मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई मधुमक्खी पालन करता है तो चीनी का घोल बनता है, और मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको साफ करने के लिए दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मतलब कथन वाले में ये आ जाएगा कि 3-4 कथन दे दिए जाएंगे, इनमें से मधुमक्खियों के बारे में कौन सा ठीक है। तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अगला है, हाँ जी, ये रहा। अगला है, सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मैंने मेरे पास इतनी मक्खियाँ हो गई थी कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मक्खियों ने मुझे काटा भी। मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। लीची के फूल, हाँ हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखो, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो देखो, अगर मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। लेकिन लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में। ठीक है, ये चीज़ ही इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ जी, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खियों के बारे में। ठीक है, दिख तो रहा होगा आप लोगों को। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। तो देखो, एक रानी मक्खी होती है जो कि क्या करती है, अंडे देती है। रानी जो मक्खी होती है, मधुमक्खी, वो काम नहीं करती है। काम कौन करती है, वर्कर होती हैं अलग। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का नाच करती हैं। आपने कभी सुना होगा, अजीब सी आवाज़ सी आती है एक, है ना, ऐसे करके। इस उससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है और वो एक साथ आ जाती हैं। अगला है, वहीं से ही वहीं से ही हम करेंगे इसको। चल जाता है, रस यहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। ओहो, वे रस से मतलब उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे रस है। फिर आएंगी वो शहद बनाएंगी। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, जो वर्कर काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और बच्चों को पालना भी इनका ही काम होता है। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। मतलब सारा काम तो यही करती है। रानी मक्खी का काम तो सिर्फ अंडे देना है।
शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाएं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मतलब ये मैटरनल सोसाइटी है, यहाँ पे नरों को ज़्यादा वो नहीं दिया जाता प्रेफरेंस। और इसमें देखो हल्का सा जिक्र हुआ है कि मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर काम करती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढती हैं। यानी सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं और ग्रुप में भी रहती हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रुप में रहता है। तो ये 2 हमारे चैप्टर हो चुके हैं, उनमें वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। अब है अगला अगला जो चैप्टर है वो है ओमना का सफ़र। ठीक है, ओमना का सफ़र। इसमें तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो ये देखो, गांधी धाम अहमदाबाद और बलसाड़ गुजरात में है, तो पूछा जा सकता कहाँ है। और कोझिकोड केरल में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले पेज पे ये दिया हुआ है, देखो ये भाषाएं हैं और ये कि कहाँ पे बोली जाती हैं। आप सबने प्रीवियस ईयर अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमसे नृत्य या भाषा पूछ ली जाती हैं। बाकी इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो वली अम्मा है वो वली अम्मा के घर जाएंगे, ये दिखाया हुआ है। तो वली अम्मा किसको बोला हुआ है? वली अम्मा बोला हुआ है मौसी को, यानी वली अम्मा मौसी को बोलते हैं। और गुजरात में बेसिकली, और अम्मू अम्मा नानी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं जो दिया हुआ था ना, देखो मलयालम तो केरल की भाषा है, कोंकणी कर्नाटक गोवा और महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की, गुजराती गुजरात की और कन्नड़ कर्नाटक की। कर्नाटक। ठीक है, अब अगला है खिचड़ी से। चैप्टर नंबर 7 है खिचड़ी से, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, बस ये है मलयालम में। हाँ, ये जो हम पढ़ भी चुके हैं बट फिर भी एक बार देख लो कि सब में अलग अलग होता है। मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहते हैं मलयालम में। ठीक है, मलयालम जो कि केरल की भाषा है, गुजरात नहीं केरल होगा। और अम्मू अम्मा किसको बोलते हैं? नानी को, नानी को। तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज हमने 3, 4, 5, 6, 7 5 चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे बच्चों की सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि नानी को मलयालम में क्या बोलते हैं, तो अम्मू अम्मा बोलते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर कैसे बताओगे आप? अब हमने 7 चैप्टर अब कवर कर लिए हैं। कल की और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जल्दी से कवर करने की 4th क्लास। फिर उसके बाद हमको 5th भी पढ़नी है, 5th में ज़्यादा फैक्ट्स हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।